क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो मेटल की स्ट्रिप्स हैं और दोनों की लंबाई जो है L के बराबर है और उनको क्लेम किया जाता है पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ सेपरेशन B बिटवीन देम। तो यहाँ पे दो हमारे पास मेटल की स्ट्रिप्स हैं और उनकी बीच में सेपरेशन जो है B के बराबर है और इनकी लंबाई जो है L के बराबर है। आगे दिया है क्वेश्चन में कि एक वायर है जिसका मास स्मॉल n है, लाई करता है उनके परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप्स और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है। मेटल स्ट्रिप स्मूथ है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू, यानी कि वायर और जो ग्राउंड है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर दिया है, म्यू के बराबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। करंट I स्टैब्लिश कर दिया जाता है इस सर्किट में when the switch is closed at the instant t बराबर 0। t बराबर 0 पे जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं t बराबर 0 पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो होगा, इस वायर में इंपॉर्टेंटली I के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखिए ये जो बैटरी से कनेक्टर है वो मेटल स्ट्रिप से जुड़े हैं और मेटल स्ट्रिप पे रखा हुआ है ये वायर जो मूव कर सकता है इन स्ट्रिप्स के ऊपर। तो यानी कि ये वायर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो जब तक ये स्ट्रिप से कनेक्ट रहेगा तब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही स्ट्रिप से इसका कांटेक्ट लूज होगा इसके अंदर करंट 0 के बराबर हो जाएगा। मैं वायर के अंदर करंट की बात कर रहा हूं। डिस्कस द मोशन ऑफ द वायर आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप्स विल द वायर रीच। अब इनिशियली मैं बात करता हूं t बराबर 0 पे जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो होने लगता है इस डायरेक्शन में। इस तरह से करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस सर्किट में फ्लो होने लगता है। करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसे, IL क्रॉस B वाले फॉर्मूले से देखें तो इस डायरेक्शन में जो है इसके ऊपर लगता है फोर्स, इसके ऊपर लगेगा फोर्स और फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, I इंटू लेंथ कितना है B के बराबर और इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है B के बराबर। सो F बराबर विव के बराबर फोर्स लगेगा आगे की तरफ और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और हम ऐसा मान रहे हैं कि इसका मोशन हो रहा है, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ म्यू mg के बराबर जिसका मैग्नीट्यूड होगा। एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस रॉड के ऊपर, इस वायर के ऊपर पीछे की तरफ और नेट जो आपके पास एक्सेलरेशन है, नेट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो वायर जो है एक्सेलरेट होगा, इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ने लगेगी, तो ये यहां पहुंचेगा, उसके बाद यहां पहुंचेगा, उसके बाद यहां पहुंचेगा, उसके बाद यहां पहुंचेगा और इसकी स्पीड जो है लगातार बढ़ती जा रही है यहां से लेके यहां तक की जर्नी में। जैसे ही ये इस पॉइंट के आगे पहुंचता है, जैसे ही इस पॉइंट के आगे पहुंचता है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट इसमें 0 के बराबर हो जाता है। करंट 0 के बराबर है लेकिन अभी भी इसके पास वेलोसिटी इसने जो गेन करी है यहां से लेके यहां तक, वो अभी भी स्पीड इसके पास है लेकिन अभी भी इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये एक्सेलरेटेड मोशन था, इसके ऊपर इसकी जो स्पीड थी इंक्रीज होती जा रही थी टाइम के साथ, लेकिन यहां से जैसे ये दूर हुआ स्पीड अब इसकी घटने वाली है बिकॉज वेलोसिटी के ऑपोजिट इसका एक्सेलरेशन है, तो अभी रिटार्डेशन की कंडीशन है। तो मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड है तो एक्सेलरेटेड है, मेटल स्ट्रिप से छोड़ के आगे गया तो ये रिटार्डेड मोशन हो जाता है। तो यहां पे हमने इसका मोशन डिस्क्राइब कर दिया है। अब पूछा है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप्स विल द वायर रीच, इन स्ट्रिप से कितना दूर ये वायर जो है पहुंच जाएगा। तो यहां पे मैं यहां से आपको डिस्टेंस बतानी है कि स्ट्रिप्स के कितना दूरी तक ये चला जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से डिस्टेंस जो है x आगे तक चला जाता है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है L के बराबर है। तो मैं यहां से लेके यहां तक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी का तो कोई वर्क डन है नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखिए, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स यहां से यहां तक ही लगा है बिकॉज यहां से यहां तक की ड्यूरेशन में ही करंट फ्लो हुआ है। तो ILB के बराबर फोर्स, BIB के बराबर फोर्स यहां से यहां तक ही लगा है। तो मैं लिखूंगा BIB इंटू L, दिस इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स, प्लस इस फोर्स की बात करें कि फ्रिक्शन की वजह से फोर्स है, देखिए फ्रिक्शन यहां से लगना स्टार्ट हुआ है और जब तक ये रुक नहीं जाता x डिस्टेंस तक तब तक ये लगता ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू mg इंटू L प्लस एक्स
और इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर थी, रेस्ट पे था, फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 - 0। टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है 0 के बराबर है। अब इसे हमें करना है सॉल्व। इसे करना है सॉल्व, तो आपसे पूछा है अवे फ्रॉम द स्ट्रिप्स विल द वायर रीच। तो यहां से आप L + x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, BIBL डिवाइडेड बाय म्यू mg। तो यहां से आप ये डिस्टेंस आपको मिल गई, यहां से कितनी है, और यदि आप यहां से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं एंड पॉइंट से, तो आपको मिल जाएगा x = BIB डिवाइडेड बाय म्यू mg -1 इंटू L। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप यहां से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यहां से पूछ रहे हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके पास कुछ इस तरीके से है कि मेटल वायर PQ है, उसका मास है 10 ग्राम, लाई करता है 2 हॉरिजॉन्टल मेटल रेल्स पर सेपरेटेड बाय 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सब बढ़िया है। A vertically downward magnetic field of magnitude 0.8 Tesla exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased, and it is found that when the resistance goes below 20 ohm, resistance circuit में घटा रहे हैं, तो क्या यहां पे हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर के ऊपर लग रहा है, वो वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ रहा होगा। और कहते हैं आगे कि वायर PQ स्टार्ट स्लाइडिंग। स्टार्ट स्लाइडिंग, ये जो कीवर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये ओवरकम कर चुका है जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑफर करना था। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो जस्ट बराबर हो चुका है म्यू एस एम जी के। ये यहां पे कहना चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स जितने भी इस वायर पर लग रहे हैं, वो म्यू एस एम जी को एक्सीड कर चुके हैं ऑन द रेल्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है कितना होगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे कि बैटरी का जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें करंट पूरे सर्किट में ऐसे ऐसे फ्लो होने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ ये करंट इसमें फ्लो होगा। अब यहाँ पे 20 ओम के बराबर रेजिस्टेंस जब कर देते हैं, तो पूरे सर्किट में करंट देखिए, इन रेल्स का आपको रेजिस्टेंस इग्नोर करना है, तो करंट मैं कह सकता हूं कि टोटल ईएमएफ E और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20। तो इतना एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। इसमें करंट है लेट्स से I के बराबर 6/20 3/10। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सो IL क्रॉस B जो है इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। I लेंथ कितना है L इंटू B मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और ये फोर्स जस्ट बराबर हुआ है म्यू एस एम जी के। तो यहां पे लिख सकता हूं ILB इज जस्ट इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी। तो आपको यहां से म्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी ILB डिवाइडेड बाय एम जी। ILB डिवाइडेड बाय एम जी के बराबर आपको वैल्यू मिल जाती है। यहां देखिए बेटा, I की वैल्यू जो है दैट इज 0.3, लेंथ जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है, 4.9 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना है 0.8 टेस्ला, 0.8 टेस्ला डिवाइडेड बाय mg, मास है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻⁻3, और g की वैल्यू आप 9.8 रखें क्योंकि यहां 4.9 दिया है। तो ये 4.9 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 0.4 टाइम्स, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन जीरोस को ऊपर ले जाइए और सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई L के बराबर है, स्लाइड कर सकता है 2 पैरेलल प्लास्टिक रेल्स पर। ओहो, अब की बार ये प्लास्टिक रेल्स है, केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेपरेशन D. Coefficient of friction between the wire and the rails is mu. The wire carries a current I. What minimum magnetic field should exist in the space in order to slide the wire on the rails? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 2 प्लास्टिक की रेल्स हैं, और इन प्लास्टिक की रेल्स के लंबाई जो है L के बराबर है, नहीं वायर की लंबाई नहीं, यहाँ जो वायर रखा है इनके ऊपर उसकी लंबाई L के बराबर है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू के बराबर है, यानी कि नॉर्मल यहां लग रहा है, टोटल नॉर्मल कितना है mg के बराबर, और इस पे टोटल मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है म्यू एस mg के बराबर, ये इस पे फ्रिक्शन लग सकता है। और सेपरेशन D है, पैरेलल प्लास्टिक वायर ऑफ लेंथ L के स्लाइड ऑन 2 पैरेलल प्लेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेपरेशन ऑफ D सेपरेशन पे रखी हुई है ये,
और वायर की लेंथ जो है वो L के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इज म्यू। इफ द वायर कैरीज अ करंट I, इस वायर में करंट यदि I के बराबर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्लाइड ऑन द वायर। तो यानी कि इसके ऊपर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, पहले भी निकाल चुके हैं, ILV के बराबर, वो एक्सीड कर जाना चाहिए या ऑलमोस्ट बराबर हो जाना चाहिए म्यू mg के। तो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट विल बी म्यू mg डिवाइडेड बाय I इंटू L। म्यू mg बाय IL के बराबर जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि वायर हमारा स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है फिगर शोज अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस A carrying a current I placed in a perpendicular magnetic field B. Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. तो हमें बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है एक छोटे से पार्ट के ऊपर। तो यहां देखिए, कोई भी छोटा सा सेक्शन यहाँ पे उठा लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा सेक्शन इस्तेमाल किया है, ये इसका लेंथ जो है dl के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो डीएल वेक्टर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, सो एल क्रॉस बी यदि हम लगाते हैं तो ये आता है अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है डीएफ वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90। तो आंसर आ जाएगा आपके पास I dl इंटू बी। ये छोटा सा फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर आपसे पूछा गया है कि कितने फोर्सेस को कंप्रेस किया जाता है। तो ये जो फोर्स है ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इस रिंग को। ऐसे ही जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं उन सबका यदि समीशन कर दिया जाता है तो क्या मिलेगा आपको, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू I इंटू बी इंटीग्रल ऑफ DL। इंटीग्रल ऑफ DL कितना है, 2 पाई A के बराबर, तो आपको मिल जाएगा IB इंटू 2 पाई A। दिस इज द फोर्स, कंप्रेशन फोर्स। इस फोर्स से कंप्रेस किया जा रहा है इस रिंग को। देखिए, आपसे नेट फोर्स नहीं पूछा है, नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। आपसे पूछा है कंप्रेशन फोर्स, कितने फोर्स से कंप्रेस इसको किया जा रहा है, दैट विल बी IB इंटू 2 पाई A के बराबर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। सपोज दैट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज R. Find the increase in the radius of the loop if the magnetic field is switched off. यदि मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो उसकी लेंथ में कितना आपको बताना है इंक्रीज होगा रेडियस में। फाइंड द इंक्रीज इन रेडियस यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो यहां देखिए बेटा, ये जो वायर था हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका रेडियस अब की बार दिया है आपको स्मॉल r के बराबर। स्मॉल r के बराबर रेडियस है इसका, तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास 2r और इसका खुद का रेडियस जो है वो a के बराबर है। तो ये सारे जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे थे, हमने देखा था पिछले सवाल में, वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जब भी इसमें करंट फ्लो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये कंप्रेस्ड स्टेट में होगा, दबी हुई स्टेट में होगा। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा था, जिसकी वजह से कंप्रेस स्टेट में था, वो फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा और ये रिंग जो है एक्सपेंड हो जाएगी अपनी कंप्रेस्ड पोजीशन से, ये एलोंगेट हो जाएगी, रिंग फैल जाएगी, बेसिकली इन्फ्लेट हो जाएगी। तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस में कितना चेंज आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें एक छोटे से एलिमेंट की, यहाँ पे बात करें। यहां से कह सकते हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो d थीटा के बराबर है। d थीटा के बराबर ये एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं कंप्रेस स्टेट की बात कर रहा हूं। कंप्रेस स्टेट में ये जो है ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि ये अपने पड़ोसियों पर एक पुशिंग टाइप का फोर्स लगाता है। तो इसके पड़ोसी जो है, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इस एलिमेंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इस पर फोर्स लगाएगा। कैसा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेट्स से t के बराबर, इसको धक्का देगा। और या इस एलिमेंट के जो राइट वाला जो पार्ट है, इसको धक्का देने वाला है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक फोर्स लग रहा होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा t के बराबर। ठीक,
अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनके कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे ये एंगल जो है आप देखिए कितना होगा, ये एंगल जो है होगा डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। ये एंगल डी थीटा बाई टू हो गया। ये एंगल 90 के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू के बराबर ही हो जाएगा। तो मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू, और एक टेंशन का कंपोनेंट होगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू। ऐसे इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, टी साइन डी थीटा बाई टू तो जाएगा आपके पास टी कॉस डी थीटा बाई टू। सिमिलरली तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, और इस छोटे से कंपोनेंट के ऊपर, छोटे से एलिमेंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 2t sin d थीटा बाई 2। ये कैसा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2t sin ऑफ d थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, इस पे फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था, I इंटू dl इंटू b के बराबर। अब इसको जो है थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे से लिख देंगे 2t डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू I इंटू dl इंटू b। तो यहाँ आप dl को देखिए क्या लिख सकते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dl के बराबर, और ये जो एंगल है डी थीटा के बराबर है। तो मैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस को एंगल लिख सकता हूं। तो यहां से मैं इस लेंथ को लिख सकता हूं आर्क, इस लेंथ को लिख सकता हूं रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। तो इसको r इंटू ए इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। a इज द रेडियस, ये डिस्टेंस है a इंटू डी थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा i, यहाँ पे आ जाएगा 2t इंटू डी थीटा बाय, दो से दो कैंसिल आउट हुआ, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हुआ। आपको ये जो फोर्स है t आपको मिल जाता है कितना, t की वैल्यू आपको मिल जाती है किसके बराबर, I इंटू ए डिवाइडेड बाय IAB डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, IAB के बराबर फोर्स आपको मिल जाता है। और ये देखिए फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, यानी इस एलिमेंट के जो लेफ्ट वाले पार्ट इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इस छोटे से एलिमेंट की चर्चा करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की चर्चा करते हैं। इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लगाया जा रहा है t के बराबर इस तरफ से, t के बराबर इस तरफ से। इसकी जो लेंथ है dl के बराबर है। इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया है कितना, पाई r स्क्वायर के बराबर। यदि इस पे यंग्स मॉडुलस की जो इक्वेशन है मैं इस्तेमाल करूं तो लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर लगने वाला स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। इसकी लेंथ में चेंज जो है मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, लेट्स से dx के बराबर इसकी लेंथ में चेंज आया है, डिवाइडेड बाय इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, एक्चुअल लेंथ इसकी है dl के बराबर। तो यहां से आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी, dx बाई dl इज इक्वल्स टू t अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू y। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू IAB रख दीजिए, IAB डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इंटू y। तो यहां से आपको मिल जाएगा dx जो छोटा सा चेंज इन लेंथ है इज इक्वल टू I इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय y पाई r स्क्वायर इंटू dl। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट करेंगे, dl जो है वो पूरे वायर की लेंथ है, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है टोटल जो चेंज आया है लेंथ में, टोटल जो लेंथ था जो चेंज आया है लेंथ में, डेल्टा x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा IAB डिवाइडेड बाय y पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा dl का इंटीग्रेशन 2 पाई a के बराबर। तो यहाँ पाई से पाई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2IA स्क्वायर b डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे y आपको मिल जाएगा डेल्टा x। ये उस वायर की टोटल लेंथ में चेंज आया है, इतना वायर की जो लेंथ में चेंज आया है। तो हमारे पास ये टोटल लेंथ में चेंज आया है, और हम जानते हैं लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, L इज इक्वल टू 2 पाई इंटू a के बराबर। हमें निकालना है रेडियस में चेंज, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ एरर वाला रिलेशन। ये मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू डेल्टा A बाय A, और डेल्टा L बाय L का मतलब, डेल्टा L का मतलब है क्या है, डेल्टा X जो है डेल्टा L वो एक समान है, बिकॉज लेंथ में मैंने छोटा सा चेंज माना था किसके बराबर, dx के बराबर माना था। तो यहाँ डेल्टा x आपको पता है, आपको डेल्टा a निकालना है, तो डेल्टा a मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा, a बाय l
इंटू डेल्टा एल या डेल्टा एक्स, ए बाय एल इंटू डेल्टा एक्स। अभी सारी वैल्यूज रखते हैं। एल जो है 2 पाई ए के बराबर है, एल जो है 2 पाई ए के बराबर है, सो इट विल बी 2 पाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एक्स अपॉन 2a के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स में 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, सो 2i a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय y r स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 2 पाई कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना, डेल्टा a की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 गया और पाई तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो i इंटू ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय पाई वाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन रेडियस, पाई वाई आर स्क्वायर। तो एक अच्छा सवाल था ये, अच्छों में भी अच्छा सवाल था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है।